और क्यों उम्मीद करूं बढ़िया होगा। ठीक है, तो मैं था कि आप जेल पर की क्लास लगाऊंगा वन लाइनर। ठीक है, तो सागे सागे तो आप लोग चला नहीं लग रहा है। कंकाल तंत्र को पार्ट फर्स्ट आ चुके हैं, सेकंड आजकल महाजा को और धातु है, धातु भी अपना चलना लग रही है। बाद में अपना क्वेश्चन टॉपिक रहा है, क्वेश्चन के अंदर भी आप कंप्लीट करने की कोशिश करांगा और बी टॉपिक के अंदर भी कंप्लीट करें, क्योंकि अभी 10 दिन रहेगा एग्जाम का। तो अपन अब एक क्लास थाने वन लाइनर की कोशिश करूं भी मैं क्लास दूं। ठीक है, चलो करा शुरू। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मानव उत्सर्जन के अंग। मानव शरीर में आपको पता है उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए अंग होते हैं, और अंग मिलकर आपको पता है क्या निर्माण करते हैं, तंत्र का। तो हमारे शरीर में उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन। और उस उत्सर्जन की क्रिया में जो भाग लेते हैं सारे अंग और उन अंगों को मिलाकर जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें बोलते हैं तंत्र। ठीक है जी, तो हमारे शरीर में आपको पता है बहुत सी रासायनिक विक्रियाएं हो रही हैं, बहुत सी उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं, जैव प्रकम हो रहे हैं, तो उनसे उत्सर्जित पदार्थ भी तो बन रहे हैं। ठीक है, तो उनमें जो आपके लिए उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए कौन कौन से अंग होते हैं उनकी बात करते हैं। एक होता है जी मुख्य अंग होता है आपका वृक्क। क्या होता है जी, वृक्क। वृक्क को बोलते हैं किडनी या गुर्दा। ठीक है जी, दूसरा होता है जी फेफड़े। क्या होता है जी, फेफड़े या लंग्स। ठीक है, तीसरा होता है जी आपका त्वचा, स्किन। चौथा होता है जी आपका यकृत, और पांचवा होता है जी आपकी आंत। तो पहले अपने वृक्क की बात कर लेते हैं। वृक्क हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जन है जो क्या करता है, यूरिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है जी, यूरिन का निर्माण करता है। ठीक है जी, उसके बाद में फेफड़े होते हैं, वो किसमें उत्सर्जन का काम करते हैं, वो उत्सर्जन में काम करते हैं जी किसका, CO2 को बाहर निकालने का। हमारे शरीर में आपको पता है श्वसन की क्रिया होती है, तो श्वसन की क्रिया के दौरान हम O2 ग्रहण करते हैं और CO2 का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। इस CO2 के निष्कासन के दौरान ये फेफड़े भी काम आते हैं। ठीक है जी, इसके बाद में है त्वचा। त्वचा सर कैसे काम करती है, त्वचा भी काम करती है। हमारे शरीर में जो पसीने का निर्माण होता है उसको बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है, श्वेत में तेलीय ग्रंथि होती है, वो त्वचा पर पाई जाती है। तो वो त्वचा भी उससे क्या करती है, कुछ लवणों का और कुछ हार्मोन्स का भी उसमें अतिरिक्त जो बने होते हैं उनको बाहर पसीने के द्वारा ही निकाला जाता है। उसके बाद में यकृत। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है जी, यकृत होती है। शरीर का उसे रासायनिक कारखाना भी बोलते हैं यकृत को। और क्या क्या बोलते हैं, रक्त। जो आपका यह यकृत है हमारे शरीर में जो पाचन होता है उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है जी, इसके बाद में आंत। आंत क्या होती है, ये पाचन तंत्र का भाग होता है। इसके द्वारा भी क्या होता है, बड़ी आंत होता है वैसे तो, लेकिन पूरे अपने आंत को ही कर लेते हैं। ठीक है, तो बड़ी आंत के द्वारा क्या होता है, अवशोषण की क्रिया होती है। उसके द्वारा में क्या होता है, जो अपने खाद्य पदार्थ खाए होते हैं उनके जो अपशिष्ट पदार्थों को आंत के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। ठीक है जी, कौन कौन से हो गए, वृक्क हो गए जी, फेफड़े हो गए, त्वचा हो गई, यकृत हो गया और आंत हो गया। ठीक है जी, इसके बाद में डायलिसिस की प्रक्रिया क्या कहलाती है, या डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस की प्रक्रिया होती है जी किडनी में, यानी कि रक्त को फिल्टर करने की प्रक्रिया ये डायलिसिस होती है। रक्त को फिल्टर करना या रक्त को साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है जी, डायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस को अपोहन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, अपोहन भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहां पे होता है, किडनी में होता है। रक्त का फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन कहां पे होता है जी, आपका ब्लड फिल्ट्रेशन आपका किडनी में होता है। किसमें होता है जी, ब्लड फिल्ट्रेशन आपका किडनी में होता है। कैसे, आपको पता है कि हमारे शरीर में जो यूरिन का निर्माण हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, किडनी में हो रहा है। तो सारा रक्त कहां पे आता है, किडनी के थ्रू ही फ्लो होता है। तो उसके द्वारा क्या होता है, रक्त का फिल्ट्रेशन होता है। ध्यान देने वाला क्वेश्चन यही है कि रक्त का शुद्धिकरण कहां पे होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण कहां पे होता है जी, आपका वृक्क या किडनी में होता है। यूरिन का पीला रंग आपने देखा होगा, हमारे जो यूरिन होता है उसका हल्का पीला रंग होता है। क्या होता है जी, हल्का पीला रंग। वो किसकी वजह से होता है, वो होता है जी यूरोक्रोम। ये यूरोक्रोम आता है जी HB के अपघटन से, हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनता है जी। किससे बनता है जी, हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनता है। कौन जी, ये आपका यूरोक्रोम। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां पे होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये यकृत होता है। ठीक है, तो इसमें भी टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं। तो यूरिया कहां पे बनता है जी, आपका यूरिया बनता है जी आपका यकृत में। कहां पे बनता है जी, यकृत में बनता है। कौन बनता है, यूरिया। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां पे होता है, यकृत में होता है। ठीक है, किडनी की क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई और सूक्ष्मतम इकाई कौन होती है जी, नेफ्रॉन होती है। क्या होता है जी, नेफ्रॉन। क्या होता है जी, नेफ्रॉन होता है। ठीक है जी, क्या होता है, नेफ्रॉन। इसे वृक्काणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृक्काणु। वृक्क का अणु, वृक्क की सूक्ष्म इकाई या वृक्काणु भी इसे बोलते हैं। वृक्क का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी, और जो वृक्क के या किडनी के डॉक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं जी, नेफ्रोलॉजिस्ट। आपने सुना होगा कि किडनी के अंदर पथरी बन जाती है, तो वो पथरी होती है, वो कोई कंकर पत्थर वो नहीं होते, वो सिर्फ किसके अणु होते हैं, वो कैल्शियम ऑक्सलेट के अणु होते हैं।
कैल्शियम ऑक्सलेट के कण इकट्ठा हो जाते हैं कहां पे, हमारी किडनी में वो धीरे धीरे रक्त में क्या होने लग जाते हैं, किडनी के अंदर, किडनी की रक्त वाहिनियां होती हैं उसके अंदर जमा होने लग जाते हैं, और जैसे ही हमें यूरिन का निष्कासन करते हैं तो हमें दर्द की अनुभूति होती है, क्योंकि वो यूरिन के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें दर्द की अनुभूति होती है, वही पथरी होती है। तो पूछा गया क्वेश्चन कि रक्त में जो किडनी जो आपकी पथरी होती है किडनी में, वो क्या होती है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट के अणु होते हैं। मनुष्य में एक दिन में कितना यूरिन बनता है, मनुष्य में लगभग एक दिन में यूरिन बनता है जी आपका 1 से 1.5 से 2 लीटर के करीब में, बाकी 1 से 1.5 में भी बन जाता है। बाकी किस पे डिपेंड करता है, बाकी डिपेंड करता है जी आप क्या भोजन खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपकी शारीरिक स्थिति क्या है, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है, आप क्या खा रहे हो, कितना पानी पी रहे हो, ठीक है, आप कैसे रेस्ट कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, वो सारी चीजें, और मौसम और वातावरण पे भी डिपेंड करता है कि मौसम अभी कैसा है, बरसात हो रही है, गर्मी पड़ रही है, सर्दी हो रही है, क्या क्या चीजें हो रही है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। ये भी आप आपको ध्यान में रखें। लेकिन एवरेज पूछे तो आपको 1.5 या लगभग आपको 1.5 लीटर यूरिन आपको बताना है कि एक दिन में कितना यूरिन बनता है, 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है। सबसे विषैला जो पदार्थ यूरिन में पाया जाता है, सबसे विषैला पदार्थ होता है, कौन होता है जी, अमोनिया होता है। कौन होता है जी, अमोनिया, जिसका सूत्र क्या होता है, NH3। क्या होता है जी, NH3 होता है इसका सूत्र। इसके बाद में आगे बात करते हैं, मुक्त में यूरिया का परसेंटेज कितना होता है, यूरिया का परसेंटेज पूछ रहा है ना कि अमोनिया का, कंफ्यूज मत होना। कितना है जी, 2 से 2.6% होता है, 2.6%, 2 से 3 भी आप मान सकते हैं, कोई इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है। वृक्क में, किडनी में रक्त को लेकर कौन आता है, किडनी में रक्त को लेकर कौन आता है, मैंने आपको सर्जन वाले में अच्छे से समझाया था। बाकी आपके जो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कौन लेके आती है, वो लेके आती है जी वृक्क धमनी। कौन लेके आती है जी, वृक्क धमनी लेके आती है। आपको ध्यान में रखना है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है जी, आपका मेरुरज्जु करता है, मस्तिष्क का भाग, मस्तिष्क का भाग होता है जी कौन, मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु कैसे नियंत्रित करता है, पहले तो आप देखिए प्रतिवर्ती क्रिया होती क्या है, वे क्रियाएं जो हमारे शरीर में आकस्मिक होती है, यानी कि हमें पता ही नहीं चलता वो क्रियाएं कब हो गई है। प्रतिवर्ती क्रियाएं वो, जैसे कि आप घर में खाना बनाते हो, स्पेशली लड़कियां, ठीक है, या खेत में जैसे कोई लड़के काम करते हैं, या जो भी सिचुएशन होती है उसमें जैसे खाना बनाते हो, आपको गर्म चीज पर अचानक हाथ लगता है तो आप तुरंत हाथ को क्या कर लेते हो, पीछे कर लेते हो। वहीं के वहीं आप देखते हो, क्या देखते हो कि आपके पैर में कांटा चुभ जाता है तो आप तुरंत उस वहां से पैर हटाते हो, उसके बाद में देखते हो, क्या देखते हो कि हमारी कितनी चोट लगी है या कितनी चोट नहीं लगी। तो उस वो क्रियाएं कौन सी होती हैं, वो क्रियाएं होती हैं जी हमारे शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं होती हैं जी, हमारे शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो उन क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो मस्तिष्क द्वारा नहीं किया जाता। किसके द्वारा किया जाता है जी, मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछ रहा है, बड़ी कोशिका नहीं पूछ रहा। लंबी कोशिका होती है जी तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है जी, तंत्रिका कोशिका, जिसका अन्य नाम क्या होता है, जिसका अन्य नाम होता है जी आपका न्यूरॉन। सबसे ज्यादा जीवन काल भी इसी का ही होता है, सबसे ज्यादा जीवन काल होता है वो इसी का ही होता है, ठीक है जी। उसके बाद में आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है, मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है जी आपका न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है जी, न्यूरोलॉजी कहलाता है मस्तिष्क का अध्ययन, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर में जो अपने को दर्द की, हमें कोई चीज चोट लग जाती है तो हमें दर्द की अनुभूति होती है, दर्द होता है ना चोट लगता है तो, ठीक है। दिल पे चोट लगने की बात नहीं कर रहा मैं, बॉडी पे चोट लगने की बात कर रहा हूं। जैसे आप नहीं घर पे पढ़ के जाते हो, कोचिंग में पढ़ के नहीं जाते, स्कूल में पढ़ के नहीं जाते, तो टीचर्स द्वारा आपको मार पड़ती है ना, तो उसमें दर्द की अनुभूति होती है ना, वो किसके द्वारा होती है, वो जो आपका थैलेमस भाग होता है मस्तिष्क का। कौन सा भाग, थैलेमस, उसके द्वारा इसकी अनुभूति होती है, ठीक है। पुनरुद्ध भवन की सबसे कम क्षमता, देखिए शब्द क्या है, पुनरुद्ध भवन, ध्यान से सुनना, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या होता है, पुनर्निर्माण। जैसे मान लीजिए क्या होता है, एक हमारे जो आप जंतु जगत में एक जीव है छिपकली, सामान्य भाषा में अपने छिपकली बोलते हैं। आपने घरों में देखा होगा कि वो क्या होती है, अपनी पूंछ को तोड़कर भाग जाती है, फिर भी उसके नई पूंछ आ जाती है। वो किस वजह से आती है, वो आती है पुनरुद्ध भवन के कारण। तो हमारे शरीर में भी पुनरुद्ध भवन की क्षमताएं पाई जाती हैं। देखिए कैसे, अब मान लीजिए आपका भगवान ना करे कभी हाथ वगैरह कट जाए तो आपको नया हाथ आ जाता है क्या, नहीं आता। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में पुनरुद्ध भवन की क्षमता बहुत कम पाई जा रही है। लेकिन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है कहां पे, यकृत में। कहां पे पाई जाती है जी, यकृत में पाई जाती है हमारे शरीर में पुनरुद्ध भवन की क्षमता, ठीक है। उसके बाद में देखिए तो शरीर में सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता कहां पे पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। इस चीज को आप कैसे समझोगे, सर मैं तो याद नहीं, देखो आराम से समझाता हूं मैं आपको। आप कई बार शादी में जाते हो कहीं पे, ठीक है, तो बटा पेट तो आपको सामान दूसरा होगा, कोई दिक्कत नहीं, बटा अर्थ ऊपर खा लेकर फेर के तो मन नजर लागी,
ठीक है, मैं सोना का भाई वास्ते में सूट कौन तेरे के जावई हो, ठीक है, मैं नजर लागी तो नजर थाना कौन लागी नहीं, ठीक है, नजर लागी हाथ लाना देखो थाने बुला लिया ब्याह में, ठीक है, तो बिन साहब हुआ तो आपने क्या होता है, फिर आपके पेट दर्द होने लगता है तो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है लीवर में सर्जन आ गया, लीवर में इंफेक्शन हो गया, तो आप क्या करते हो 3-4 दिन मेडिसिन खाते हो और ठीक हो जाते हो। क्यों? क्योंकि जो आपका यकृत होता है उसमें सबसे ज्यादा पुनरुत्भवन की क्षमताएं पाई जाती है। लेकिन वही आपका क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाते हो, बड़े लोग हो कहीं भी जा सकते हो भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो डिप्रेशन में जाते हो तो वहां से जल्दी से वापस नहीं आते ना आप, क्यों नहीं आते, क्योंकि आपका वहां पे मन लग जाता है, इसलिए नहीं आते आप, ठीक है। तो मान लीजिए आपके, अब एक ये तो मजाक की बात है, सीरियस बात करते हैं अपने, ठीक है, मान लीजिए आपके चोट लग जाती है कई बार दिमाग के अंदर, ठीक है, तो वो बंदा सारी उम्र सही नहीं होता, जैसे आप देखो मेंटली कोई बंदे डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो सारे जिंदगी बेचारे इधर उधर घूमते रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके शरीर के अंदर जो मस्तिष्क में जो पुनरुत्भवन की क्षमता यानी कि एक कोशिका से 2 कोशिकाएं जल्दी नहीं बन पाती, कोशिकाओं का जो डैमेज सेल्स है ना वो रिकवर नहीं हो पाती, इसलिए वो सारी उम्र ऐसा ही घूमता रहता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे शरीर में जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती है उनमें पुनरुत्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती या बहुत कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जी जीवाणु का अध्ययन, जीवाणु का अध्ययन कहलाता है जी आपका बैक्टीरियोलॉजी, कौन सा लॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, कौन सा लॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, क्या कहलाता है, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। इसके बाद में आगे बात करते हैं जीवाणु की खोज, जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, बहुत बार बता चुका हूं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है जी। उसके बाद में आगे बात करते हैं किसके बारे में, इसके बारे में आगे बात करते हैं क्या कि जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, लेकिन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज नहीं की थी, इसने जीवाणु की खोज कर दी तो इसे और क्या नाम दे दिया, जीवाणु विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उसके बाद में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जीवित कोशिका की भी खोज की थी, क्या किया था, जीवित कोशिका की भी खोज की थी, और क्या किया था, स्पर्म की खोज की थी, स्पर्म यानी शुक्राणु की खोज, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, प्रोटोजोआ किसने खोज की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, आरबीसी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, तो कितना शानदार बंदा था ना एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, एक सिंपल से छोटे से बंदे ने हमारे 6-7 क्वेश्चन सही करवा दिए, ठीक है। आगे बात करते हैं पेचिस रोग, पेचिस रोग, पेचिस एक रोग होता है, कौन सा रोग होता है जी, पेचिस रोग, बेटा इंग्लिश में पेचिस रोग, ये क्या होता है, ये एक रोग होता है जो किस जीवाणु के कारण होता है। पहली बात तो पेचिस रोग मैं आपको बता देता हूं, संक्रामक रोग है, जीवाणु जनित रोग है, कौन सा रोग है जी, पेचिस संक्रामक रोग है और जीवाणु जनित रोग है, इसमें क्या होता है, पेट खराब हो जाता है, तो ये किस जीवाणु के कारण होता है, ये होता है जी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, याद रख लेना, कौन सा होता है जी, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, कौन सा होता है जी, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। अब एंट अमीबा, एंट का मतलब एंटी हो गया, वहां पे देखो अमीबा लिखा हुआ है, तो अमीबा क्या है, अमीबा को अमर प्राणी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, अमीबा को अमर प्राणी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एलिजा की जांच, एलिसा, एलाइजा एक ही नाम है, एलिजा की जांच किस रोग में की जाती है, तो ये की जाती है एड्स रोग में। चलिए एड्स की बात कर लेते हैं, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम, दोनों एक ही बात है, इम्यूनो कर लो या इम्यूनिटी कर लो एक ही बात है। हिंदी में देखें इसका नाम होता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, ये तो होता है एड्स का पूरा नाम। एड्स रोग होता है जो एक विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है, किस रोग, उसका रोग जीवाणु का जो नाम होता है वो होता है HIV, क्या नाम होता है जी, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी ऑफ वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी ऑफ वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी ऑफ वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी ऑफ वायरस। आगे बात करते हैं चलिए उसके बाद में एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में सभी को लिखना है, एलिसा की फुल फॉर्म सभी ने कमेंट सेक्शन में लिखनी है। उसके बाद में पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, पीलिया रोग से कौन सा अंग हमारे शरीर का प्रभावित होता है, तो आप क्या देखते हो कि हमारे नाखून पीले हो गए जी, आंखें पीली हो गई जी, त्वचा पीली हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता, होता जरूर है, ये इसके लक्षण है, लेकिन इसमें प्रभावित अंग आपको क्या रखना है, यकृत, क्या रखना है जी, यकृत, क्यों, क्योंकि यकृत में आपको पता है यकृत किसका निर्माण करता है, यकृत निर्माण करता है पित्त वर्णक का, पित्त वर्णक का, और पित्त वर्णक में एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है बिलिरुबिन, क्या होता है जी, बिलिरुबिन। तो रक्त में क्या होता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण कौन सा रोग होता है जी, पीलिया, तो इसमें प्रभावित अंग कौन सा हो गया जी, आपका यकृत हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शरीर में अक्ति की कमी से कौन सा रोग होता है, शरीर में
F की कमी से होता है एनीमिया, एनीमिया या रक्तहीनता यानी कि रक्त की कमी। अब इस चीज को समझो कैसे, रक्त की कमी कैसे होती है। देखिए ध्यान से समझना, ये है हमारा रक्त, ठीक है, ये होता है एक तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। इसमें होती है 3 प्रकार की सेल्स, कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की सेल होती है, ठीक है। लेकिन इसमें सर्वाधिक मात्रा में आरबीसी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल होता है जी 120 दिन। पहला क्वेश्चन, आरबीसी का पूरा नाम होता है लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है जी। ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक नहीं होता। तो फिर आरबीसी सर बनती कैसे है, आरबीसी बनती है हमारी अस्थि मज्जा में। कहां पे बनती है, अस्थि मज्जा में। कहां पे बनती है, बोन मैरो में। कहां पे बनती है, बोन मैरो में। कहां पे बनती है, बोन मैरो में, ठीक है। सर छोटा बच्चा होता है जो अभी फीटस के रूप में है, उसके अंदर आरबीसी कहां बनती है, क्योंकि उसके अंदर बोन मैरो भी विकसित ही नहीं हुई। उसके अंदर बेटा बनती है जी यकृत के अंदर। किसके अंदर, यकृत के अंदर। अब देखिए आरबीसी होती है, वो होती है लाल, क्योंकि लाल रुधिर कणिका लिखा है ना, ये लाल होती है क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है जी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो इस हीमोग्लोबिन की संरचना जब अपने बनाते हैं तो इसमें आयरन तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इसकी वजह से ये HB लाल होता है। यानी कि HB का सामान्य रंग पूछे तो आपको बताना है बैंगनी। कौन सा रंग बताना है जी आपको, बैंगनी रंग बताना है। तो फिर लाल कैसे होता है सर, लाल होता है जब ये O2 के साथ जुड़ता है। क्वेश्चन में बात करेंगे इसके साथ, O2 के साथ जुड़ता है तो ये लाल रंग प्रदर्शित करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, रक्त बनता है। तो यानी कि इस रक्त का कहीं ना कहीं आयरन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं पर मैं आपको एक बात और बता देता हूं, क्योंकि जैसे कि फीमेल्स होती है उसके अंदर हर माह के अंदर जो आपका आर्तम चक्र होता है वो होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें रक्त की हानि होती है। तो जो गांव में डॉक्टर्स होती हैं या जो फीमेल डॉक्टर्स होती हैं या डॉक्टर्स होते हैं उनको आयरन की टैबलेट या फोलिक एसिड की टैबलेट प्रोवाइड करते हैं कि आप इसको रेगुलर लीजिए, ताकि आपके रक्त की जो कमी आई हुई है हर माह के अंदर वो पूरी होती रहे, ठीक है जी। उसके बाद में अगले बात करते हैं चेचक का रोग कारक, यानी कि चेचक का रोग कारक, चेचक रोग होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है वेरियोला वायरस के कारण। क्या किसके कारण होता है जी, वेरियोला वायरस के कारण। घेंगा रोग होता है वो किसके कारण होता है, घेंगा को गलगंड भी बोलते हैं, तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है जी। इसके बाद में बात करते हैं चेचक के टीके की खोज, यानी कि चेचक रोग हुआ तो उसके टीके की भी खोज करनी पड़ेगी। इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी जी, एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद में बात करते हैं अगला काली मौत। काली मौत किस रोग का अन्य नाम है, ये आपको ध्यान में रखना। तो ये होता है जी प्लेग का। किसका होता है जी, प्लेग का होता है। उसके बाद में बात करते हैं मलेरिया रोग का परजीवी, यानी कि मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, तो ये फैलता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा। पश्च मस्तिष्क के भाग, यानी कि मस्तिष्क आपको मैंने अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क 3 भाग मैंने आपको करवाए थे। तो पश्च मस्तिष्क में कौन कौन से भाग होता है, कौन से होता है, सेरिबेलम होता है और मेडुल्ला होता है। अगला बात करते हैं दंत सूत्र। दंत सूत्र क्या होता है, 21-23 बटा में 21-23, ठीक है जी। इसके बाद में आगे अपने कोई आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्लास में सभी आपको पता ही है, लाइव क्लास हो रही है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। यूरिन का पिलारिज्म, यूरोक्रोम के कारण, अभी बताया यूरोक्रोम के कारण। ये यूरोक्रोम बनता है HB के अपघटन के द्वारा, क्योंकि हमारे शरीर में मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, हमारे शरीर में बहुत सी अभिक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है, पाचन होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, परिसंचरण होता है। सारा कुछ जो हो रहा है वो आपको हमारे शरीर में कौन कर रहा है, ये सारा काम, ठीक है। तो इसमें जो टॉक्सिक पदार्थ भी बनते हैं ना, तो उनको बाहर भी निकालना जरूरी है। और क्या काम करता है वृक्क, और मैं आपको बताता हूं वृक्क क्या काम करता है, उत्सर्जित पदार्थों को तो बाहर निकालने का काम कर ही रहा है, लेकिन हमारे शरीर में जो पोषक तत्व है उनकी मात्रा को भी बनाए रखता है। सर ये बात नहीं समझ में आई, नहीं आई तो समझा देंगे, क्या दिक्कत है। देखिए उत्सर्जित पदार्थों का तो वृक्क बाहर निकाल ही रहा है, वृक्क है जो उत्सर्जित पदार्थों को तो बाहर निकाल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे शरीर में पता है आपको जल भी जरूरी है, खनिज लवण भी जरूरी है, ठीक है। तो ये अब आपको पता है सारे के सारे रक्त में घुले हुए रहते हैं, ठीक है।
तो अगर रक्त को फिल्टर हो रहा है तो ये भी तो रक्त के साथ फिल्टर के साथ बाहर जा सकते हैं ना, तो इनको भी रोकना पड़ेगा। तो इसका काम भी कौन कर रहा है? आज आपका वृक्क करता है। इनको जो हमारे लिए उपयोगी लाभदायक पदार्थ है उनका निष्कासन करने में भी कौन है जी? जो लाभदायक पदार्थ है उनका निष्कासन को रोकना कौन है जी? उनको निष्कासन को रोकता है जी आपका वृक्क रोकता है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बार क्वेश्चन आया था कि हमारे शरीर में जो रक्त है, रक्त के रासायनिक संगठन, रक्त के रासायनिक संगठन का संतुलन, रक्त के रासायनिक संगठन का संतुलन कौन करता है? तो ये भी आपका वृक्क करता है। रासायनिक संगठन यानी कि रक्त में क्या क्या चीजें हैं और कितनी कितनी चीजें बनी रहनी चाहिए, कितनी कितनी चीजें हमारे शरीर में बनी रहनी चाहिए, उनका नियंत्रण भी कौन करता है जी? आपका वृक्क करता है। तो वृक्क को आपने खराब नहीं होने देना है, किडनी को आपने खराब नहीं होने देनी है। अब किडनी खराब होती है क्यों? क्योंकि आप कम पानी पीते हो। दिन के अंदर लगभग 8 से 10 लीटर पानी पीजिए, कभी आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। जो मैंने आपको पथरी वाला बताया था, अगर आपको पथरी की प्रॉब्लम रहती है तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका रक्त होता है वो साफ होता रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर में अगर आप रोगों से बचना चाह रहे हो ना, 70% रोगों से आप कैसे बच सकते हो? ज्यादा से ज्यादा पानी पियो गैस। ज्यादा से ज्यादा अगर आप पानी पीते हो तो आप रोगों से बच जाते हो। ठीक है, इसके बाद में अब एक क्वेश्चन और एक दिन स्टूडेंट ने पूछा था कि सर जो दवाइयां होती हैं, कि सर जो दवाइयां होती हैं वो हमारे शरीर में काम तो करती है, हमारा दर्द तो सर कर रहा होता है, लेकिन उसको कैसे पता कि हमारा सर ही दर्द कर रहा है? तो ये वास्तव में क्या होता है आपको पता है? हमारे शरीर में हमने दवाई खाई है, वो कहां पे जाती है? वो आपकी कहां पे जाती है? वो आपकी जाती है जी आपकी अमाशय में। कहां पे जाती है जी? अमाशय में। जैसे ये टैबलेट अमाशय में जाती है, मान लीजिए कोई टैबलेट है, जैसे ये अमाशय में जाती है तो ये सारे एंजाइम, सारे हार्मोन्स और सारे अमल इसमें क्या करते हैं? अटैक करते हैं और इसका पाचन करते हैं। इसमें जो उपयोगी, जो हमारे लिए उपयोगी पदार्थ है, जो रासायनिक पदार्थ है, जो हमारे दर्द के को कम करता है, तो वो क्या होता है? रक्त में मिलता है सारे के सारे और पूरी बॉडी में भेजा जाता है। कहां पे भेजा जाता है जी? पूरी बॉडी के अंदर भेजा जाता है। जैसे अब ये पूरी बॉडी के अंदर भेजा जा रहा है तो ये मस्तिष्क में जाएगा, सिर में जाएगा, तो सिर उस दर्द को क्या कर देगा? सिर दर्द को ये ठीक कर देगा। लेकिन ये हमारी और अन्य अंगों पर भी जा रहा है। ठीक है, वहां पे हमें कोई दर्द नहीं करता, वहां पर भी ये काम करता है। ठीक है, अब काम वहां पे नहीं कर रहा, काम कर रहा है लेकिन हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वास्तव में क्या होता है? ये अगर वो काम कर रहा है तो वो भी हानिकारक है, तो उसे शरीर से बाहर निकालना होगा। उससे भी शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में उत्सर्जन, जो उत्सर्जन के द्वारा उसे बाहर निकाला जाता है। हमारे शरीर में कई बार आयनों की मात्रा बढ़ जाती है, लवणों की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जल की तो मात्रा बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि अपने जल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो उनका भी निष्कासन करना जरूरी होता है। तो ये कौन करता है? ये जी आपका वृक्क करता है। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? नेफ्रॉन में प्यालेनुमा संरचना, इसे बोलते हैं जी वोमेन संपुट। क्या बोलते हैं जी? वोमेन संपुट। ठीक है जी।